केडियानॉमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया जी शो में शामिल हो चुके हैं। केडिया सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल मार्केट्स पर ही आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि आज निफ्टी बैंक की दिसंबर सीरीज की शुरुआत हुई है, अच्छे नोट पर हुई, 52,700 के पार जाता हुआ दिखा निफ्टी। क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है तो यहाँ पर काफ़ी मशक्कत इसकी तरफ से दिख रही है कि रेंज तोड़ के आगे बढ़े। मेरा सिंपल सवाल आपसे सर सबसे पहले यही है कि जो मार्केट में हमने जिस प्रकार का करेक्शन देखा था और अब जो स्थिति है मार्केट में, क्या माना जाए करेक्शन खत्म हो गया है? क्या बॉटम बन गया है? क्या यहाँ से तेजी की तैयारी है? निफ्टी पे तो ये बात मैं बिल्कुल निश्फिक्र होकर कह सकता हूं कि एक बड़ा बॉटम बना और यहां से एक बड़ी चाल शुरू हो गई है। और बैंक निफ्टी भी हो सकता है उस तरह की बड़ी चाल को बनाए, पर एक बार के लिए फिलहाल इस वक्त बैंक निफ्टी में थोड़ी हिचकिचाहट है। कुछ पुल बैक देने के बाद बैंक निफ्टी का पिक्चर ज्यादा स्पष्ट होगा। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। सर, तो स्टॉक स्पेसिफिक आपसे भी सवाल लेंगे। आज कोलगेट काफ़ी फोकस में है और मुझे ध्यान है कि आपने अपने कुछ रिपोर्ट्स में, इंटरव्यूज़ में ये हाईलाइट भी किया है इस स्टॉक को काफ़ी बार। और अब जो मैनेजमेंट कमेंट्री आ रही है निकल कर, वो भी काफ़ी पॉजिटिव है और आज हम तेज़ी भी देख रहे हैं। अब मौजूदा स्तर पर आपको क्या व्यू बन रहा है स्टॉक में? अगर अभी भी किसी को पोर्टफोलियो में ऐड करना हो तो अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है आपको ये कंपनी? तो देखिए, विश्लेषक का काम है विश्लेषण को दिखाना, टिप्पणी करने का काम संपादक का है। पीसीआर से अनुरोध है, कृपया मेरे स्क्रीन से इस चार्ट का प्रक्षेपण करें, शेयर करें, साझा करें और मैं आपको अपनी एनालिसिस दिखा पाऊं। तो जो अगर स्क्रीन पर आप देखोगे चार्ट आ रही है कोलगेट पामोलिव की, हमने बहुत नीचे से इसको लिया था और यहां पे करीब एग्जिट हो गए थे। पर इस पुलबैक के बाद जब ये रेड रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट आया तो एक नया बाइक क्रिएट हो गया, जहां हमारा नया रिकमेंडेशन था नई बाइंग का। और उसका टारगेट हमने फिलहाल के लिए एक बार 4100-4200 तक का लेवल टारगेट बनता है फिलहाल के लिए। तो अभी 3055 का भाव है। 150 रुपए के पुलबैक्स जब जब बीच में मिले तो इसको इकट्ठा ही करना चाहिए। पुलबैक्स पे ले करके 4200 तक की चाल कोलगेट पामोलिव में नजर आती है। पर तो ये राय है, लेकिन सर अब थोड़ा सा थीम को समझने की कोशिश करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। अब कौन कौन सी थीम है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आप फोकस करके चलेंगे? तो देखिए, जो बड़ी कुटाई और पिटाई हो गई डिफेंस के स्टॉक्स में, पीएसयूज में और इवन पीएसयू बैंक्स, वहां बड़ा ट्रेंड न भी बन के बड़ा स्पर्ट आ सकता है। तो देखिए, रोटेशन का बाजार है, जिसको राकेश झुनझुनवाला जी रिले रेस बोलते थे कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो जो 35-40% तक के करेक्शंस जो दे चुके हैं डिफेंस, पीएसयूज और पीएसयू बैंक्स, तो एज ए थीम तो इन सब की चार्ट चीख चीख के न्योता दे रही कि आओ लो और पैसे बनाओ। 50-60% तक की अप मूव इन स्टॉक्स में आ सकती है, एक नया हाई सब में ही बनता लगता है। फिर आप आ जाओ कि इंजीनियरिंग के भी स्टॉक्स ने, जिन्होंने अच्छा खासा करेक्शन दे दिया, थोड़े हल्के फुल्के डावाडोल है, तो अब उनमें बड़ी तेजी की चार्ट्स बनने लग गई। अब अगर आप लार्ज कैप्स की तरफ आओ तो यहाँ थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ऑटोज में हमारी बड़ी बेट है टाटा मोटर्स, 50% बढ़ जाए। टेलीकॉम के अंदर आप अक्रॉस द बोर्ड ही समझ लो कि भारती, आइडिया और इंडस टावर्स, ये तीनों ही चार्ट्स बिल्कुल अब मजबूत हो गई हैं। अब ट्रेंड है हर एक डिप में इनको लेना है। फिर आप आ जाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस जियो, ये दोनों ही बिल्कुल तेजी में है। तो थोड़ा सा जो डावाडोल है, मतलब बहुत छोटी लिस्ट है जहां डावाडोल है, कि अभी भी अडानी के स्टॉक्स में थोड़ा बहुत असमंजस लगता है। स्टॉक्स बिल्कुल डीपली ओवरसोल्ड हैं, घटने की गुंजाइश बहुत कमी नजर आती है। तो क्लियर कट अप ट्रेंड अब तक बना नहीं है, इट्स लिटिल अर्ली टू बाई देम। और बाकी जो संदेहास्पद हैं थोड़े से, वो हैं आपके गिने चुने कुछ लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। तो 5, 10, 15 स्टॉक्स को, लार्ज कैप्स को छोड़ के तकरीबन तकरीबन पूरे बाजार में चुनौती ये है, पैसे तो बस मुट्ठी भरी है और हम कौन से स्टॉक्स लें। तो उत्तर ये है, जिसको जो पसंद आए वो ले लो, पूरा बाजार चलने को तैयार है। और लार्ज कैप बैंक्स में भी थोड़ा हेजिटेशन है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक को छोड़ दें तो ये 15-20 स्टॉक्स जो है बाजार में असमंजस बना रहे हैं, इनको छोड़ के करीब करीब सारा बाजार ले लो, पैसा बनता नजर आता है।
कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहां पर कि थोड़ा कॉशियस रहिए, लेकिन उसके अलावा डिफेंस अच्छे लग रहे हैं, सरकारी कंपनियां अच्छी लग रही हैं और पूरा का पूरा बाजार इस वक्त चलने को तैयार है, तो उस पर आप नज़र रखिए, क्वालिटी कंपनीज पर फोकस करिए। सर, आपसे एक व्यू रियल एस्टेट पर भी लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि हाल फिलहाल में ये कंपनियां काफ़ी चली, फोकस में आई, स्पेशली महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद हमने एक रनअप भी देखा, लेकिन ब्रोकरेज का व्यू काफ़ी यहाँ पर मिक्स्ड निकल कर आ रहा है और कह रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सिलेक्टेड अप्रोच रखना चाहिए। आपका क्या व्यू बन रहा है रियल एस्टेट कंपनियों पर? देखिए, रियल एस्टेट में जो मलाई थी वो खाई जा चुकी है। 50 रुपए वाला बॉम्बे डाइंग आज 240 का भाव दिखा चुका है। अब यहाँ 217-18 में लेके कोई 260-70 में अगर बेच लेगा तो एट मोस्ट वेरी फ्रूगल ट्रेडिंग रिटर्न्स मेरे को कुछ रियल एस्टेट के सिलेक्टिव स्टॉक्स में से दिख सकती हैं। तो हमने जो पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में एक लगाड़ रह गया कोल्टे पाटिल, और वो भी बहुत वॉलेटाइल रहेगा, इसलिए उसको अगर इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन लेके कि भैया बहुत लगाड़ स्टॉक है, चलेगा, साल भर का व्यू लेके ले लो। बाकी हम रियल एस्टेट के स्टॉक्स में मतलब मलाई खाई जा चुकी है, अब जो छाछ बची है उसको भी फूंक फूंक के ही पीना पड़ेगा। तो कोई बहुत मजेदार, कोई रंग ढंग, कोई अच्छे पैसे बन जाए दुनिया भर के बाकी के सेक्टर से, जहाँ बिल्कुल खुले खुले बैट से छक्के मारने वाली चार्ट्स है, या 1 रन 2 रन लेने के चक्कर में फालतू में हिट विकेट हो जाएंगे। तो हम रियल एस्टेट को करीब करीब अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल एस्टेट कंपनियों को अभी फिलहाल आप अवॉइड कर सकते हैं। सर, एनबीएफसीज कंपनियों में क्या नज़रिया बन रहा है आपका? इस स्पेस को लेकर मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि माइक्रो फाइनेंस जो स्पेस की कंपनियां हैं और इस सेक्टर को लेकर काफ़ी कुछ दिक्कतें चल रही हैं, उसका इम्पैक्ट हम देख भी रहे हैं और आरबीआई भी लगातार कड़ा रुख अपना रहा है इन कंपनियों को लेकर। एनबीएफसी स्पेस की अगर बात करें तो क्या यहाँ पर भी थोड़ा सिलेक्टेड होने की ज़रूरत है? कौन कौन सी कंपनियां आपको अच्छी लग रही हैं? देखिए, एनबीएफसी एक बड़ा ब्रॉड टर्म हो गया, साथ में आपने माइक्रो फाइनेंस भी बोल दिया। क्या आप फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रही हैं? जी मैंने जी फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे टाइप की कंपनियां जी, हैं। इसीलिए ब्रोकरेज मेरा स्टॉक्स में एंजल ब्रोकिंग हमारा टॉप पिक है, हमको लगता है डबल हो जाएगा इस भाव से भी। जी अगर मैं एएमसी कंपनीज में आऊं तो अब जो करेक्शन होना था निप्पन एसेट मैनेजमेंट भी ठीक लगता है। अब अगर मैं स्टॉक एक्सचेंजेस या स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में आऊं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाहर जा चुका और समझ के बाहर हो गई चार्ट। तो सीडीएसएल में अभी भी यहाँ से 25 से 30% की कमाई दिखती है। अब अगर मैं आ जाऊं आपके ये फाइनेंस कंपनीज में, मुथूट मन्नापुरम में, तो हमें लगता है पाताल लोक में चले जाएंगे स्टॉक्स 2025 में। पर फिलहाल एक बार इतने पीट दिए गए हैं कि इनमें भी ब्रॉड मार्केट के साथ 15-20% की रीबाउंड है। अभी जो बजाज ट्विंस को लेके जो यूफोरिया मचा हुआ है, हमारी अपनी लॉन्ग टर्म चार्ट रीडिंग है कि 10 ईयर साइकिल कंप्लीट हो गया इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन का। लार्ज डिप आने के बाद चूंकि ये इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, इन दोनों में भी अच्छा खासा तगड़ा सिर्फ ट्रेडिंग रिबाउंड 15-20% का है। तो हम लेंगे नहीं इन स्टॉक्स को, क्योंकि हमें इस रिबाउंड के बाद जो 40% घटेगा उस चाल को पकड़ने के लिए ब्रेन को फ्रेश रखना है। तो बचे क्या फिर? एसबीआई कार्ड निवेश के लिए ठीक है, इंश्योरेंस के स्टॉक्स में जो पसंद आए वो ले लो आप। तो दैट्स व्हाट द इंटायर एनबीएफसी सेक्टर इज फॉर अस। और ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जिनको बहुत दबा के नीचे रखा गया है, अगर स्क्रीन पे एक उदाहरण के तौर पे जो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक आ रही है, अगर पीसीआर दिखा दे तो हम एक एक करके सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जितना भी आरबीआई नट बोल्ट इनके टाइट कर रहा है, लगता है कि ये टाइटनिंग अपने फाइनल चरण में है और बहुत ज्यादा दबे हुए स्टॉक्स ये कभी भी उखड़ सकते हैं। इनको साल भर के व्यू से हम सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स लेने में हमारी रुचि है। राइट, चलिए, तो फिलहाल ये व्यू बनता हुआ। सर, कमोडिटी स्पेस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। सोना चांदी, क्योंकि आप बहुत क्लोजली इसे ट्रैक करते हैं, ये दोनों ही कमोडिटीज बहुत बेहतरीन प्रदर्शन 30 अक्टूबर तक दिखा रही थी और उसके बाद जो करेक्शन आया है अब ये दायरे में फंसकर रह गई हैं। वीक बायस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्लोबल बैंकों की तरफ से, ब्रोकरेजेस की तरफ से बड़े बड़े यहाँ पर रिकॉर्ड हाई टारगेट्स बनते दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या व्यू है सर? क्या यहाँ पर बॉटम बन चुका है, करेक्शन हो गया है, क्या अब अक्यूमुलेशन की राय है? आप क्या मानते हैं? पीसीआर से अनुरोध है, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है, इसे कृपया दिखाएं स्क्रीन पर। हमारे हिसाब से गोल्ड का ये जो 2800 के आसपास का जो टॉप बना था, ये जो 2800 का टॉप बना है, इस टॉप को आप ये मान लो कि एक बहुत ही कठोर लक्ष्मण रेखा है। इसके ऊपर मुझे गोल्ड अगले साल 1.5 साल तक जाता नहीं दिखता। बड़ा भारी लंबे समय का टॉप बना है और अब एक लोअर टॉप बन गया गोल्ड में इस एक इनिशियल फॉल के बाद जो रैली आई। तो अब जैसे अगला सेल सिग्नल आएगा अगले 1-2 दिन में, जहां भी ये 2630 के नीचे बंद देगा, हम वापस गोल्ड को पटक के दे मारेंगे
जम के बेचेंगे, ये अभी हमारा विश्लेषण है। अगर चार्ट बदल गई, स्टॉप लॉस लेना पड़ा तो लेंगे। अगला पड़ाव $2300 का लगता है, अगर 2630 के नीचे बंद दे दे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे जब 2630 आ जाए कि वहां पे भी लेने की हिम्मत करनी है कि नहीं। उसी के पीछे पीछे तकरीबन सिल्वर की भी चार्ट है, तो गोल्ड सिल्वर में अति मच चुकी है, और उस अति के बाद अब लोअर टॉप्स बन रहे हैं। और अगर क्रूड पे आप बात करना चाहो तो क्रूड का व्यू ये है कि $62 की मंदी नहीं लगती, क्रूड को एक बार वापस $100 आना पड़ेगा। हो सकता है वो फरवरी या मार्च तक $100 का भाव क्रूड में दिखे। इस बीच में कई लेयर्स हैं ट्रेडिंग के, बार बार हो सकता है $62 का भाव 2 बार 3 बार दिखा दे, और उसके बाद अंतोगत्वा क्रूड की चार्ट पर लगता है फरवरी मार्च तक $100 का भाव आना चाहिए। तो कच्चे तेल में $100 के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और जहां तक सोने का सवाल है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। $2600 टूटा तो सीधा $2300 के दर्शन होंगे, ऐसा केडिया सर मानते हैं। सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट पर, कमोडिटी मार्केट पर अपनी बहुमूल्य राय शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।